हेलो, वेलकम ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाई पंकज जायसवाल में। वैद्युत रसायन चैप्टर हम लोगों ने प्रारंभ किया था और वैद्युत रसायन चैप्टर में हम लोगों ने सेल के गैल्वेनिक सेल किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से कार्य करता है, इसके बारे में समझा था। हमने समझा था कि गैल्वेनिक सेल का उपयोग करके हम रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। फिर हमने आगे समझा उसके बारे में, तो हमने ये समझा कि वैद्युत रासायनिक सेल में यानी कि जो गैल्वेनिक सेल हम लोग पढ़ रहे थे उसमें किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि इलेक्ट्रोड विभव का मापन किस तरह किया जाता है। उसमें हम लोगों ने देखा कि हमें एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की आवश्यकता होती है। उसकी हेल्प से जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि इलेक्ट्रोड विभव हमें पता होता है, तो उसकी हेल्प से हम लोग इस अननोन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात कर लेते हैं। इसमें हम लोगों ने अगले सेक्शन में पढ़ा विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग क्या हैं, इसकी हेल्प से हम क्या क्या चीज़ें पता कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा की। अब हम इस टॉपिक को अपने आगे बढ़ाते हैं और आज हम चर्चा करेंगे कि विद्युत रासायनिक सेल द्वारा किया गया अधिकतम विद्युतीय कार्य कितना होगा। भाई, विद्युत रासायनिक सेल में विद्युत अपघटन होता है इलेक्ट्रोडों का, सेल अभिक्रियाएं होती हैं, सेल अभिक्रिया से वैद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इन सब चीजों में जो गैल्वेनिक सेल है उस गैल्वेनिक सेल को कितना कार्य करना पड़ा उसे कहेंगे सेल द्वारा किया गया वैद्युतीय कार्य। तो सेल द्वारा किया गया वैद्युतीय कार्य कितना है, इस चीज को समझा जाए तो देखिए, इस चीज को मैं यहाँ पे थोड़ा समझाने का मैंने प्रयास किया है कि वैद्युत रासायनिक सेल यानी गैल्वेनिक सेल की ही बात कर रहा हूं मैं। गैल्वेनिक सेल में किया गया वैद्युतीय कार्य, मान लीजिए गैल्वेनिक सेल में किसी इलेक्ट्रोड पर ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। Mn+ विलयन में जो है वो इलेक्ट्रोड से n इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके उदासीन धातु के परमाणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं। तो n इलेक्ट्रॉन इस सिस्टम में सर्कुलेट हो रहा है। तो किया गया वैद्युतीय कार्य क्या होगा? कार्य क्या होता है? कार्य होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन यहाँ विद्युतीय कार्य है। तो विद्युतीय कार्य है तो सेल में हो रहा है, तो बल की जगह होगा सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल, और बल की दिशा में विस्थापन की जगह यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आवेश का प्रवाह हो रहा है। जब सेल अभिक्रियाएं होती हैं, जैसे हम डेनियल सेल का हमने एग्जाम्पल लिया था, तो उसमें जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करते हैं, है ना। जो बाहर हमने तार से इलेक्ट्रोड को जोड़ा था, उस तार के माध्यम से जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। तो कुल आवेशित प्रवाह वहां पर 2 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। तो कुल आवेशित प्रवाह यहां इस अभिक्रिया में n इलेक्ट्रॉन का कार्य, n मोल इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं। तो कुल आवेश जो होगा वो n मोल इलेक्ट्रॉनों का आवेश होगा। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम्ब्स। और 1 मोल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6.022 10⁻23 एवोगैड्रो नंबर के बराबर। तो भाई 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश है तो 1 मोल पर कितना होगा? एवोगैड्रो संख्या से गुणा कर दें, ये लगभग 96,500 कूलम्ब्स प्रति मोल आएगा। और इस कांस्टेंट वैल्यू को, मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कुल आवेश जो है वो 96,500 कूलम प्रति मोल है। इस मान को फैराडे ने कैलकुलेट किया था, इसलिए इसको 1 फैराडे कहा जाता है। कितना कहा जाता है? 1 फैराडे, 1 फैराडे। ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश अगर पूछे कोई आपसे, तो आप कहेंगे 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है? 1 फैराडे। कोई न्यूमेरिकल वैल्यू पूछे 1 फैराडे की न्यूमेरिकल वैल्यू, तो आप कहेंगे 96,500 कूलम्ब्स प्रति मोल। तो यहाँ पे कुल प्रवाहित आवेश कितना है? n मोल इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना होता है? 1 फैराडे।
तो n मोल इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, तो n फैराडे, तो n इंटू एफ, ये कुल प्रवाहित आवेश। तो सेल द्वारा किया गया वैद्युतीय कार्य कितना होगा? विद्युत वाहक बल ई नॉट सेल, मानक विद्युत वाहक बल, और कुल प्रवाहित आवेश n इंटू एफ। अब ये आपने थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ा है कि ये जो यहाँ पर सेल में किया गया कार्य है, देखिए कार्य दो तरह का होता है। अगर हम अगर हम जो थर्मोडायनेमिक्स से समझें तो थर्मोडायनेमिक्स में कार्य दो प्रकार का होता है। एक कार्य वो होता है जो गैस के एक्सपेंशन या कंप्रेशन में यूज होता है, उसका मान P डेल्टा V होता है। लेकिन इस कार्य को किसी दूसरे कार्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा जो भी कार्य किए जाते हैं, कोई भी सिस्टम जो भी कार्य करता है या किसी भी सिस्टम पर जो भी कार्य होता है, वो कहलाता है आवश्यक महत्वपूर्ण वर्क, आवश्यक महत्वपूर्ण कार्य, यूजफुल वर्क या मैक्सिमम पॉसिबल वर्क। और ये वर्क हमेशा वर्क ऑफ एक्सपेंशन या वर्क ऑफ कंप्रेशन से अलग होता है। थर्मोडायनेमिक्स में हमने क्लास 11th में पढ़ा है कि ये जो यूजफुल वर्क होता है, ये हमेशा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ये यूजफुल वर्क हमेशा गिब्स ऊर्जा में कमी के बराबर होता है, गिब्स ऊर्जा में कमी के बराबर होता है। तो यहाँ पर जो सेल में वैद्युतीय कार्य किया जा रहा है, ये एक्सपेंशन या कंप्रेशन का वर्क तो है नहीं, तो ये एक तरह से यूजफुल वर्क है। ये W यूजफुल या W मैक्सिमम, तो ये W यूजफुल या W मैक्सिमम डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी, यानी कि गिब्स ऊर्जा में कमी के बराबर होता है। तो कमी मतलब घटना, इसलिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। तो ये NF E नॉट सेल की वैल्यू माइनस डेल्टा जी होगी, या डेल्टा जी का मान होगा माइनस NF E नॉट सेल। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। ये आपके सेल द्वारा किया गया वैद्युतीय कार्य है, इसे कहेंगे सेल द्वारा किया गया वैद्युतीय कार्य। इसको देखो थोड़ा सा एक क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे अगर हम बात करें, एक क्वेश्चन लें कि ये देखें, जिंक सॉलिड, कॉपर आयन इन एक्वस मीडियम, जिंक आयन इन एक्वस मीडियम और कॉपर सॉलिड। ये एक सेल अभिक्रिया है, एक सेल रिएक्शन है, सेल रिएक्शन। इसमें दिया है, क्या दिया है? E नॉट जिंक आयन का जिंक में अगर कन्वर्जन किया जाए, मतलब जिंक इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड पोटेंशियल, मानक अपचयन विभव दिया है -0.76 वोल्ट, और दिया है E नॉट कॉपर आयन का कॉपर में, मतलब कॉपर का मानक अपचयन विभव +0.34 वोल्ट, है ना। तो आपको कैलकुलेट करना है डेल्टा जी नॉट फॉर द रिएक्शन। इस सेल के लिए डेल्टा जी नॉट का मान कैलकुलेट करना है। तो सीधी सी बात, इस अभिक्रिया के लिए पहले अगर हमें डेल्टा जी नॉट निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होगा -NF E नॉट सेल। तो पहले E नॉट सेल को हम कैलकुलेट कर लें। चले पहले E नॉट सेल कैलकुलेट किया जाए। E नॉट सेल आपने पीछे पढ़ा है, होता E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। तो E नॉट कैथोड क्या है? देखें, इसमें कैथोड का मतलब अपचयन, अपचयन किसका हो रहा है? कॉपर का। तो E नॉट कॉपर आयन इंटू कॉपर माइनस E नॉट जिंक आयन इंटू जिंक। रिडक्शन के फॉर्म में लिखना है, अपचयन के फॉर्म में लिखना है, क्योंकि मानक विभव अपचयन विभव होते हैं।
इन दोनों का मान देखिए क्वेश्चन में दिया है, ये जिंक का और ये कॉपर का। तो पहले कॉपर का लिखना है 0.34 माइनस 0.76, तो ये आप जुड़ जाएगा 0.34 माइनस माइनस प्लस 0.76, तो ये 1.1 वोल्ट आ गया आपका मानक अपचयन, मानक विद्युत वाहक बल, सेल का मानक विद्युत वाहक बल। तो अब आपको इस अभिक्रिया के लिए देखिए, जब जिंक आयन में परिवर्तित होगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, और जब कॉपर आयन कॉपर में कन्वर्ट होगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। मतलब कि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या जो ग्रहण की जाती है या जो त्यागी जाती है वो बराबर है। तो बराबर है तो इसमें n का मान जो है इस अभिक्रिया के लिए n का मान होगा 2। अगर ये बराबर नहीं है, जैसे एक अभिक्रिया में 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है और दूसरी अभिक्रिया में 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण हो रहा है, तो दोनों को बराबर करेंगे। 3 है 2 है, तो जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है इलेक्ट्रॉन का, उसमें 2 से गुणा कर देंगे, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है उसमें 3 से गुणा कर देंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो n का मान हो जाएगा 6। तो ये n का मान हमने निकाल लिया। तो डेल्टा G नॉट माइनस NFE नॉट सेल, ये देखें माइनस n का मान हो गया 2, f का मान आप जानते हैं 96,500 कूलम प्रति मोल, और E नॉट सेल 1.1। तो देखें माइनस 2 से पहले मल्टीप्लाई कर लें या 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर लें, या 1 पॉइंट या ऐसे रख कर लो, ये 2 यहाँ रख दो, इसको 1.1 का मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 0, ये आ गया 1 0, ये 55 का 5, 11 पचे 55, 11 छक्का 66, 66 4 70 1 71, और 11 9 99, 99 7 106, 106, 1 0 और आएगा, पॉइंट की वजह से हट जाएगा। अब 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो 2 0 0, 2 पचे 10, 2 1 2 और 1 3, 2 छक 12, 1 2 1 2, इतने जूल प्रति मोल। कुछ बड़ी लग रही है वैल्यू तो 1000 से भाग दे दीजिए, -212.3 किलो जूल प्रति मोल। ये जो है ये गिब्स ऊर्जा में जो परिवर्तन हो रहा है अभिक्रिया की, मानक गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन, इसको हमने ज्ञात कर लिया। बहुत आसानी से, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। एक बार आप लोग पुनः देख लें, ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए थे, इलेक्ट्रोड विभव, उससे हमने पहले सेल का मानक विद्युत वाहक बल निकाला। फॉर्मूला है E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, और सेल का विद्युत वाहक बल निकाल करके गिब्स फ्री एनर्जी में जो परिवर्तन होता है उसको हमने कैलकुलेट कर लिया। आगे बढ़ते हैं। एक दूसरा सवाल लेते हैं इस पे, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा सवाल, एक सेल अभिक्रिया दिया है, निकेल सॉलिड प्लस 2 सिल्वर आयन इन एक्वस मीडियम, निकेल आयन Ni2 प्लस इन एक्वस मीडियम, और 2 सिल्वर सॉलिड। और इस क्वेश्चन में E नॉट सिल्वर आयन का सिल्वर में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है प्लस 0.80 वोल्ट, और E नॉट निकेल आयन का निकेल में जब हम परिवर्तन करते हैं तो ये माइनस 0.25 वोल्ट दिया है। ठीक है, तो डेल्टा G नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इस सेल अभिक्रिया के लिए। तो देख लें, ये यहां से रिएक्शन से n का मान निकालना हो बहुत आसानी से दिख जाता है। ये निकलेगा तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, और ये जब इसमें परिवर्तित होगा तो ये दो सिल्वर आयन है ना,
तो 2 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा। मतलब दोनों ही अर्ध सेल अभिक्रिया में बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन का त्याग और बराबर इलेक्ट्रॉन उसी इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो रहा है। मतलब कि n का मान जो है इस अभिक्रिया के लिए 2 है, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। वैसे ही E0 सेल का कैलकुलेशन पहले हमें करना होगा। E0 कैथोड, बताएं कैथोड कौन है? जिसका अपचयन हो रहा है, मतलब सिल्वर आयन का सिल्वर में। तो सिल्वर आयन का सिल्वर में माइनस E0 एनोड, तो एनोड निकल कन्वर्ट हो रहा है निकल आयन में, लेकिन रिडक्शन के फॉर्म में लिखना है, तो निकल आयन का निकल में। ये दोनों वैल्यू आपको दिया है प्लस 0.80 वोल्ट ये दिया है, और माइनस 0.25 वोल्ट ये दिया है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0.80 प्लस 0.25 ये आएगा वोल्ट। जोड़ लेंगे 1.05 वोल्ट आ गया। ये सेल का मानक विद्युत वाहक बल। n का मान पता हो गया, तो डेल्टा G का मान बहुत आसानी से निकाल लेंगे हम लोग। डेल्टा G का मान आएगा -NF E0 सेल। तो n का मान यहां पे फिर से 2 है, f का मान 96,500 है, और E0 सेल का मान 1.05 है। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -2 से मल्टीप्लाई के लिए 0 0 0, 2 छक 12, 1 13, 2 9 18, 1 19 इंटू 1.05। इससे मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आएगा -202,650 जूल पर प्रति मोल, या ये आ गया -202.65 किलो जूल प्रति मोल। तो इस तरह से हम लोग सेल द्वारा किए गए विद्युतीय कार्य का परिकलन करते हैं, और किस तरह से सवाल करते हैं ये हमने आपको 2 सवाल करके समझा दिया। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ाते हैं इस टॉपिक को, है ना। अगले टॉपिक में हमें पढ़ना है नर्स्ट इक्वेशन या नर्स्ट समीकरण। कोई सेल आपने बनाया है, कोई गैल्वेनिक सेल बनाया है, उस गैल्वेनिक सेल में जो सेल का विद्युत वाहक बल है वो किस तरह से ताप पर निर्भर करता है और किस तरह से विद्युत अपघटनीय विलयनों की सांद्रता पर निर्भर करता है। 2 बातों पर। नर्स्ट का जो समीकरण है वो हमें 2 बातें बताता है कि सेल का विद्युत वाहक बल किस प्रकार से विद्युत अपघटनीय विलयनों की सांद्रता पर निर्भर करता है और ताप पर निर्भर करता है। तो इनकी यानी कि गैल्वेनिक सेल के विद्युत वाहक बल की ताप और विलयनों की सांद्रता पर निर्भरता, इसे कहते हैं नर्स्ट, आधा सा है ये, समीकरण। ये नर्स्ट समीकरण हमको ये बात देता है, इंग्लिश में भी लिख रहा हूं, NERNSTEQUATION, नर्स्ट इक्वेशन। बहुत सीधे सीधे मैं समझाऊं आपको इस बात को, नर्स्ट समीकरण के बारे में। एक सेल अभिक्रिया हम लोगों ने यहां पे ली, एक उत्क्रमणीय सेल अभिक्रिया है।
स्मॉल ए, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी इनके कोफिशिएंट हैं। जैसे समीकरण को बैलेंस करने के लिए हम कुछ नंबर लिख देते हैं। तो सेल की गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा? डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉग बेस ई क्यू सी, जहां पे क्यू सी अभिक्रिया भागफल है, यानी रिएक्शन क्वोशिएंट है। क्यूसी, क्योंकि अब क्यूसी हम कब लिखते हैं, ये आपने क्लास 11th में पढ़ा है कि अगर उत्क्रमणीय अभिक्रिया साम्य अवस्था में है तो हम यहां केसी लिखते है ना, लेकिन साम्य अवस्था में इसका मतलब नहीं है, तभी हमने यहां पे क्यूसी लिखा। डेल्टा जी का मान हमने अभी पीछे कैलकुलेट किया, माइनस एन एफ ई सेल, और ये स्टैंडर्ड है तो माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ये आर टी लॉग बेस क्यूसी में क्या होता है, जो उत्पाद हैं उनकी सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता। तो उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता। यहां देखिए एन एफ माइनस एन एफ कॉमन ले लिया तो ई सेल बचा, यहां से कॉमन यहां से बाहर लिया तो ई नॉट सेल बचा। अब यहां पे तो एन एफ है नहीं और माइनस भी बाहर लिया तो इसका मतलब प्लस माइनस, ताकि गुणा करें अंदर तो वापस प्लस आ जाए, और एन एफ को नीचे कर देंगे ताकि जब अंदर गुणा करें तो एन एफ कट जाए, फिर आर टी बचे। तो लॉग बेस ई को बेस 10 में कन्वर्ट कर दिया तो 2 आर टी में 2.303 से मल्टीप्लाई हो गया, वही उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। अब इसमें इस क्वांटिटी को देखते हैं कि इसमें बहुत सारे कांस्टेंट हैं, इसको अलग ले लिया तो ये 2.303 कांस्टेंट है, आर की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे मापन किया जाता है तो 298 केल्विन, एन वेरिएबल है, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे हमको नहीं पता, और एफ का मान 96,500। पूरा सॉल्व कर लिया तो 0.059 अपॉन एन आ गया। इस मान को इस समीकरण में रख दें तो यहां से बचा ई सेल, यहां से बचा ई नॉट सेल, ये पूरा हो गया 0.059 अपॉन एन, और वही अभिकारक उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता। तो इस समीकरण को कहा जाता है नर्स्ट समीकरण। इसी समीकरण को नर्स्ट समीकरण कहा जाता है। वैसे इसका फुल फॉर्म तो ये वाला है, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग बेस 10 उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। तो मेरे ख्याल से समझ आ गया। अब किसी भी अर्ध सेल के लिए भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अर्ध सेल मतलब जैसे ऑक्सीकरण हो रहा है, जैसे ये ऑक्सीकरण हो रहा है तो ऑक्सीकरण का लिख लिया, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, और उसी में रख दिया। जब कोई जैसे ये सॉलिड है तो इसकी सांद्रता जो हम यहां पे लेंगे ये कांस्टेंट होगी, और सॉलिड की जो सांद्रता है, सॉलिड की जो सांद्रता हम लेते हैं वो 1 मोल पर लीटर लेते हैं, 1 मोल प्रति लीटर लेते हैं, है ना। तो क्लियर हो गया, समझ आ गया सबको। जैसे ये देखें, हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रताओं पर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विद्युत वाहक बल, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विद्युत वाहक बल नॉर्मली इसका होता है 0.000 वोल्ट, लेकिन अगर हम विलयन में जो HCl 1m HCl विलयन हम लेते हैं उसकी सांद्रताओं को बदलते रहें तो उस इलेक्ट्रोड के विद्युत वाहक बल पर क्या फर्क पड़ेगा, कैसे निकालेंगे। तो बिल्कुल आसान तरीका है, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। बिल्कुल आसानी से सॉल्व करेंगे हम लोग। देखें, मान लिया कि विलयन में H+ आयन है, वो दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हाइड्रोजन गैस में परिवर्तित हो रहे हैं। अब यहां ये जानना जरूरी है कि अगर गैस है ना, सेल अभिक्रिया में, अर्ध सेल अभिक्रिया में अगर कोई गैस है तो वो कितने दाब पर है ये पता होना जरूरी है। तो हमने एक वायुमंडलीय दाब पर लिया इसको। इसके साथ प्लैटिनम यूज होता है, प्लैटिनम पर ही इकट्ठा होती है। तो ये अभिक्रिया सेल अभिक्रिया है, तो इसके लिए E0
H प्लस आयन का H2 में कन्वर्जन, E नॉट नहीं सॉरी E इक्वल्स टू, उसी तरह से लिख रहा हूं जिस तरह से है, E नॉट देखें, अब E नॉट, तो E नॉट H प्लस आयन का H2 में परिवर्तन माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग बेस 10। प्रोडक्ट देखें इस अभिक्रिया का, इस अभिक्रिया का प्रोडक्ट है H2 गैस, तो जो H गैस होता है उसका हमें प्रेशर लेना पड़ता है, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस, और H प्लस आयनों की सांद्रता का स्क्वायर। अब ये मान जो है आपका, ये वाला मान, ये 0.0 वोल्ट है, माइनस 0.059 अपॉन 2, ये 1 एटमॉस्फेयर दिया है लॉग बेस 10, ये 1, और ये H प्लस आयनों की सांद्रता का स्क्वायर। इसको सॉल्व करें, माइनस 0.059 अपॉन 2, ये ब्रैकेट में कर लेते हैं, लॉग बेस 10 1, माइनस ये स्क्वायर नीचे आ जाएगा, 2 लॉग बेस 10 H प्लस आयन कंसंट्रेशन। इसको और सॉल्व करें, 0.059 अपॉन 2, ये लॉग बेस 10 1 की वैल्यू 0, माइनस 2 लॉग बेस 10 H प्लस आयन कंसंट्रेशन। 2 को बाहर ले, ये माइनस को अंदर रहने दीजिए, माइनस 0.059 अपॉन 2 इंटू 2 माइनस लॉग बेस 10 H प्लस आयन का कंसंट्रेशन। ये मान, इस मान को हम लोग कहते हैं pH, और ये 2 से 2 कट गया, तो माइनस 0.059 pH, ये पोटेंशियल हो गया H प्लस आयन का H2 में। अब विलयन की जो सांद्रता हो उससे उसका pH निकालिए, pH को पुट करके आंसर निकाल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान तरीका है। जैसे कुछ सवाल पे आते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और हम सॉल्व करके आपको क्वेश्चंस को दिखाते हैं। जैसे देखें, ये क्वेश्चन है, ये 2 सवाल आपके सामने हैं, एक मैं करके दिखाऊंगा। pH 10 के विलयन के संपर्क वाले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विभव का परिकलन कीजिए। मतलब विलयन का जिस विलयन में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हाइड्रोजन प्लैटिनम वायर से जोड़ करके हाइड्रोजन की प्लेट को, प्लैटिनम प्लेट को डाला गया, हाइड्रोजन गैस पास कराई जा रही है, उस विलयन की का pH 10 है। तो सीधा है, pH 10 दिया है तो इलेक्ट्रोड का परिकलन करना है, तो ये आप सीधे निकाल लें, H प्लस आयन का H2 में कन्वर्जन माइनस 0.059 pH होता है, तो माइनस 0.059 इंटू pH 10 है, तो ये माइनस 0.59 वोल्ट आंसर होगा। यानी ये सेल अभिक्रिया संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोड विभव का मान ऋणात्मक है। दूसरा क्वेश्चन पे देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ये 1, ये 2, क्वेश्चन नंबर 1, ये सॉल्यूशन 1 का था। अब सॉल्यूशन 2 का ए सेक्शन में बता रहा हूं, बी सेक्शन आप ट्राई करिएगा, या मैं जो भी कहिए, मैं आपको बी सेक्शन बता दूं, ए सेक्शन बता दूं। ये देखें, ये इस अभिक्रिया में प्लैटिनम हाइड्रोजन गैस और ये 4 एटमॉस्फेयर पर है, और ये H2SO4 है जिसकी सांद्रता 0.01 m दी गई है। सबसे जरूरी बात की जो सेल अभिक्रिया है वो है H2 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके 2H प्लस आयन में कन्वर्ट हो रहा है, ये सेल अभिक्रिया है। तो जो विद्युत इलेक्ट्रोड विभव होगा, तो हाइड्रोजन का H प्लस आयन में, E0 हाइड्रोजन H प्लस आयन
माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग बेस 10, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, एक बार फिर से देख लीजिए। ये H2 का H प्लस आयन में परिवर्तन हो रहा है, तो ये लिख लिया, यानी 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो H2 का H प्लस आयन में परिवर्तन का इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस 0.059 अपॉन 2 इलेक्ट्रॉन है 2 लॉग बेस 10। ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन मतलब H प्लस आयन के कंसंट्रेशन का स्क्वायर, और ये हाइड्रोजन गैस है तो इसका पार्शियल प्रेशर या प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, ये मान 0.059 अपॉन 2। अब ये देखें लॉग बेस 10, H प्लस आयन की सांद्रता, ये मोलैरिटी दिया है, और सभी सल्फ्यूरिक एसिड का जो N फैक्टर है वो 2 होता है। मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल है तो अम्ल की क्षारकता, तो क्षारकता को हमें मोलैरिटी वाले फंक्शन में इंक्लूड करना पड़ता है क्षारकता को। तो इसका मतलब कि आपका जो N फैक्टर है, मतलब कि इसको अगर हम नॉर्मलता में बदलें तो ये 2 इंटू 0.01 N हो जाएगा, यानी 0.02 N, ये नॉर्मलता। तो नॉर्मलता के फॉर्म में लिखें वो ज्यादा आसान होता है। तो स्क्वायर है तो 0.02 इंटू 0.02, ये ऊपर की क्वांटिटी हो गई, और ये पार्शियल प्रेशर 4 एटमॉस्फेयर। ये देखें माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग बेस 10। ये देखें 2 2 जा 4 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 4, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 अपॉन 4। ये 4 से 4 कट गया, थोड़ा आसान हो गया, माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग बेस 10 10 टू द पावर माइनस 4, माइनस 4 नीचे आ गया, और लॉग बेस 10 10 की वैल्यू 1 हो गई, तो ये आया माइनस 0.059 अपॉन 2 इंटू माइनस 4। ये 2 से 2 4 कैंसिल हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, और 1 11, ये 1 0.118 वोल्ट आ गया। इस तरह से इसके जो दूसरे सेक्शन में जो दूसरा सवाल है उसमें समझ लें, हाइड्रोजन गैस का प्रेशर दिया है 1 एटमॉस्फेयर, वहां 4 दिया था, मोलरता दिया है, लेकिन HCl का जो N फैक्टर होता है, HCl की N फैक्टर 0.2 इंटू 1, क्योंकि एक ही H प्लस आयन है, क्षारकता एक ही है, तो ये यही रहेगा, मतलब 0.2 N ही रहेगा इसकी नॉर्मलता, है ना। तो इसी से सॉल्व करेंगे, इसको आप प्रयास करिएगा, है ना। फिर उसके बाद हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, इस पे भी और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज तो हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभिन्न सांद्रताओं पर, विभिन्न दाब पर हम लोगों ने इलेक्ट्रोड विभव कैलकुलेट, मानक इलेक्ट्रोड विभव कैलकुलेट करना सीखा। इसके बाद आगे का जो इस पे क्वेश्चन है या और जो सोल्यूशन है, कोई और भी तरीके हैं, नर्स समीकरण का प्रयोग पूरे रिएक्शन के लिए कैसे करेंगे, इस बारे में चर्चा करेंगे हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।